बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास के बाद हार्ड स्टेट के तौर पे जो है हुकूमत ने फैसले शुरू कर दिए हैं और 15 रुकनी कमेटी जो है वो कायम की गई है, जो अरस्तई कमेटी है। इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और सख्त फैसलों के हवाले से ये कमेटी अपना काम करेगी। आपको याद है कि कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर जगह पे जाया जाएगा और हर फैसला किया जाएगा। जो भी फैसला करना पड़ा वो किया जाएगा और उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से एक बयान हल्फी सामने आया है और सुलेमान राजा साहब ने बयान हल्फी दिया है कि आइंदा मुलाकात के बाद जो है वो कोई मीडिया टॉक नहीं की जाएगी। ये आर्डर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इसे तहरीक इंसाफ ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि हाई कोर्ट को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी किस्म की कदखन लगाए आज़ादी इज़हार राय पे और मीडिया टॉक पे। लेकिन आज तहरीरी फैसला के बाद सुलेमान राजा साहब ने ये बयान हल्फी दे दिया है कि आइंदा मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। इस पर बात करेंगे और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ चल रहे हैं, ख़बरें आ रही हैं फैसल चौधरी को फारग कर दिया गया। इससे पहले शेर मरवत की खबरें, आज़म स्वाति की खबरें जो हैं, उसी तरह बाकी नईम हैदर पंजोता से मुतल्लिक KP के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं उससे मुतल्लिक भी चीज़ें चल रही हैं और KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो सख्त फैसले होने हैं दहशतगर्दी खात्मे के लिए वो क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह खान साहब, ANP के तर्जुमान हैं, उनसे बात करेंगे। एहसान भाई, शुक्रिया वक्त देने का। असलम गौरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जो UFA से आप तर्जुमान हैं। गौरी साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। और शौकत यूसुफ जई साहब ने हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से। शौकत भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। असलम गौरी साहब, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि बड़ी खबरें चल रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ की जो ऑफ़र है वो उन्होंने कबूल कर ली है और उससे तहरीक का हिस्सा बनने जा रही है UFA, जो कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन करना चाहते हैं और लॉन्ग मार्च और एहतजाजी पूरा एक ग्रैंड लाइन्स जो बनने जा रहा है। क्या अपडेट्स हैं सर? आप हिस्सा बनने जा रहे हैं? कोई फैसला हो गया कोई? बहुत शुक्रिया आपका जावेद भाई। बात यह है कि इस तरह की बात तो बड़ा अच्छे से चल रही है हमारे और PTI के दरमियान में। कुछ आपको पता है बहुत बड़े बड़े मामला 15-16 साल से और एक दूसरे को जो अलकाब दिए गए थे उनको कम करना भी जरूरी था। और जब तहरीक चलती है तो कारकुन ये तमीज नहीं होता किस पार्टी का, वो सब जत्थे की सूरत में शरीक होते हैं उसमें। तो कारकुनों के दरमियान में जो फासले थे वो कम करना बहुत जरूरी थे, जिसके लिए मामला हमने अब तक किस हद तक तो ले हैं जिसके के खिलाफ जो जुबान दराजियां थी वो रुक गई हैं। लेकिन बात यह कि कुछ चीजें ऐसी थी कि जो 15-16 साल में जो नजरियाती और सियासी थी जो हमने इन तक पहुंचाई, जिसमें से कुछ पहले उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही। तो जब मुलाकात हुई तो उसमें से कुछ तकरीबन 50 से 60% के करीब उन्होंने उनको ओके किया। तो उन्होंने कहा बाकी हम अगली मीटिंग में आपको करके बिफोर इंशाल्लाह आप तक आएंगे। ठीक है। अभी तक हमारे सेकंड उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और ईद के बाद असल में हमारे यहाँ जो भी फैसले होते हैं वो शख्सियात नहीं करती, हमारी पार्टी के जो अदारे होते हैं, मजलिस शूरा है, मरकजी मजलिस अमूमी है और मरकजी मजलिस आमला है, फैसले वहाँ होते हैं और हमें सारी रिपोर्ट वहाँ रखनी होती है। फिर पार्टी डिसीजन लेती है, फिर हमें उसको चलना होता है। तो उसके लिए हमने इजलास अपनी पार्टी का बुला लिया। मौलाना साहब कई दफा फरमा चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। एहतजाज या कोई डे टू डे अफेयर जो है वो चल सकते हैं, लेकिन हिस्सा नहीं बनेंगे अगर कोई लॉन्ग मार्च होता है या कोई एहतजाजी तहरीक चलती है। तो देखिए, ये लॉन्ग मार्च वगैरह तो इंतहा होती है, किसी चीज की भी इंतहा होती है, इब्तदा नहीं होती। जी। इब्तदा में तो तहरीक के बहुत से रास्ते होते हैं, ऑल पार्टीज होती हैं, मौक़िफ़ अपना गवर्नमेंट को दिया जाता है, मुज़ाकरात होते हैं, फिर इसके बाद जनाब छोटे मोटे एहतजाज होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, पार्लियामेंट के दरवाजों पे होते हैं। तो एकदम तो लॉन्ग मार्चेस नहीं होते। और जब लॉन्ग मार्चेस का टाइम आएगा तो उसको तो देखा जाएगा। उसका टाइम आएगा तो जब हम तहरीक का हिस्सा होंगे, जब हम तहरीक का हिस्सा होंगे तो फिर हर उस चीज के हिस्सा होंगे। बिल्कुल अलायंस तय करेगा जो वो बने, जो अलायंस तय करेगा। लेकिन ये भी नुक्ता है ना सर कि इस अलायंस का सरबराह कौन होगा। शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। कोई पॉसिबिलिटी है नजर आ रही है आपको जो कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और खबरें आ रही हैं कि बड़ा करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आ रहा।
तो ईद के बाद कोई तवक्को है कि ये ग्रैंड लाइंस फाइनल हो जाएगा और कोई तहरीक इंसाफ की क्या जो है वो कोई एहतजाज का फैसला कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कोशिश तो हो रही है ना, और मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो आपस में बैठ रही हैं, बात कर रही हैं, और सारी चीजें उनकी नजर में है कि इस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल है। एक तरफ दहशतगर्दी ने लपेट में लिया हुआ है, दूसरी तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, अवाम परेशान है और हुकूमत आगे बढ़ नहीं रही है। बहुत सारे मामला में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तो उन हालात को देखकर अपोजिशन अपना रोल तो अदा करेगी। अब क्या रोल बन सकता है, वो सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि काफी अरसे से दोनों जमातें जो थी वो एक दूसरे के खिलाफ काफी सरगर्म रही है। अब जाहिर है वो चीजें नॉर्मलाइज करने के लिए उसमें टाइम तो लगता है। तो वर्करों को एक साथ जदोजहद पे आमादा करना ये भी एक मुश्किल टास्क था, और वो भी मतलब ये कि उस पर भी हमारी लाजमी होती है। जब आप एक तहरीक चलाते हैं या कोई भी आप एक्शन करते हैं तो आपके पास जो फोर्स होती है वो उसका होना लाजमी है कि वो एक पेज पर हो। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और जहां तक आपने कहा कि कौन इसको लीड करेगा, जी जी, इतना बड़ा इशू नहीं होता है। जब इत्तेहाद होते हैं तो जाहिर है तो उसमें डिसाइड हो जाता है कि किसका क्या रोल होगा, फिर उसमें एक मुशावरत होती है। और चूंकि अब हालात ऐसे बन गए हैं ना कि मुल्क को बड़े मुश्किल में है इस वक्त मुल्क, और उसके मुल्क को मुश्किल से कैसे निकाला जाए ये भी सोचना है। सिर्फ ये नहीं कि इस हुकूमत से निजात हासिल करना है, ये इस हुकूमत से निजात तो मिल जाएगी, लेकिन मुल्क को मुश्किल से कैसे निकाला जाए ये बहुत बड़ा टास्क है। ये देखना पड़ेगा, एक जुमात का काम नहीं है ये। जो हालात इस वक्त हैं वो मुझे नहीं लग रहा कि एक जुमात जो है वो सारे मामला को देख लेगी। उस पर एक अच्छे लीडरशिप की जरूरत तो है। तो इसमें शौकत भाई फिर क्या, जब एक जमात की आप बात कर रहे हैं कि एक जमात का काम नहीं है, बाकी सारी सियासी जमातों का काम है, तो फिर कोई बात नेशनल डायलॉग की तरफ जा रही है? कोई नहीं, मैं कहने का मकसद ये ना, इस पे मेन चीज ये कि अवाम किस तरफ है, अवाम की अक्सरियत किस तरफ है और अवाम की हिमायत किस हासिल है। अब इस वक्त जो हुकूमत है उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना अवामी अखलाकी कोई ऐसा जवाब नहीं है कि वो हुकूमत पे है और वो कहें कि जी हम तो क्योंकि हमें मैंडेट मिला है इसलिए अब चाहे अच्छा मुल्क चले बुरा चले लेकिन हम चले, तो वो तो चीज तो नहीं है। सबको पता है कि मैंडेट चोरी क्या है, सबको पता है कि जबरदस्ती बैठे हुए हैं। तो इन हालात में क्या जो हमारे सामने जो मुल्क को नुकसान हुए हैं माजी में, क्या मुल्क मुतामिल हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो उस पर क्या लाएमल हो सकता है? जो वतन जमातें हैं, पार्टियां हैं, वो इस पे क्या लाएमल बनाती है, किस तरह मुल्क को देखे। एक तो दावा है कि IMF का पैसा मिल जाता है, हम कहते हैं जी हमने मुल्क को बचा लिया, और इस वक्त जो है ना रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब आप PMLN के किसी भी उसको ले लें तो वो आके यही कहेगा कि जी ये मुल्क तो डूब रहा था, हमने बचा लिया, और उस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा थी, हमने महंगाई कम कर दी। तो खुद दलाई से तो बात ही नहीं करते। हमारे दौर में तो 12.5% की महंगाई ऊपर ही नहीं गई, यहाँ तो 36% पे टच किया था। तो बहुत सारी चीजों पे तजादात हैं, और तजादात ऐसे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वो कहते हैं जी हमने अपना वक्त पूरा करना है। तो वो जो वक्त पूरा करने वाली बात है, इस पे अपोजिशन को सोचना होगा कि क्या वो इस हुकूमत को मजीद टाइम दे दे या देना चाहिए। जी ठीक है शौकत साहब। अपना एहसान भाई आप सुन रहे हैं, शौकत साहब की बात सुनी आपने, गौरी साहब की बात सुनी आपने। तो ANP कहाँ खड़ी है? ग्रैंड लाइंस जो है अगर बनता है तो ANP कहाँ खड़ी होगी? और क्या अब KP की सूरत देखें तो बोलना कि सबसे बड़ा स्टेक जो है वो KP के अंदर है, और वो कहते हैं कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया, तो मेन बेनिफिशियरी तो तहरीक इंसाफ ही है। तो तहरीक इंसाफ के साथ फिर मिल पाएंगे ये? देखिए, पहले तो इनसे ये पूछे कि ग्रैंड अलायंस का एजेंडा क्या है। अगर ग्रैंड अलायंस का एजेंडा जो है वो फार्म 47 का इलेक्शन है, या स्टाम्प पेपर पे क्या PTI के लोगों ने लिख के नहीं दिया इलेक्शन में मुंतखब होने के बाद, शौकत साहब ने लिख के नहीं दिया तो वो मुंतखब नहीं हो सके, और बाकियों ने लिख के दे दिया तो मुंतखब हो गए।
तो अगर एजेंडा जो है फार्म 47 है तो फिर मौलाना साहब भी बता दें कि वो कैसे जीते हैं बलूचिस्तान से, महमूद खान चकजई साहब कैसे जीते हैं और पीटीआई कैसे जीत गई। अगर पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही थी कि उनको हराना था, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से कैसे जीत गई। और खुद मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरा मैंडेट चोरी करके पीटीआई को दिया गया है, तो उसके बाद इंतजादात के साथ वो कैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो एक सवाल अपनी जगह है। लेकिन जिस जगह इनको एक साथ होना चाहिए वो खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हैं। गवर्नेंस की बात करते हैं शौकत साहब, तो इन्होंने खुद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के साथ क्या किया है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो साबका फाटा है, मज डिस्ट्रिक्ट्स, इस वक्त सबसे अमन और अमान की बुरी सूरत हाल वहां पे है। तो 7 साल हो गए मर्ज हुए खैबर पख्तूनख्वा में फाटा को। इन 7 सालों में इन्होंने क्या गवर्नेंस की वहां पे, ठीक है। क्या कुरम एजेंसी के अंदर उस जमाने में अगर ये लैंड कमीशन को इम्प्लीमेंट करवा देते तो क्या तनाजा इस हद तक बढ़ता कि वो फिरकावाराना शक्ल इख्तियार करता। क्या इन्होंने वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, क्या पुलिस को मॉडर्नाइज किया, वही लेवीज और खासादार जो हैं उन्हीं को कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना, क्या जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जुडिशरी के अंदर वहां पे मामलात हुए। अगर वो गैप ऑफ गवर्नेंस खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली फाटा के अंदर, एक्स फाटा में ना होता तो शायद इस वक्त सूरत हाल ये ना होती। उस तरफ ये नहीं आते, एक ही जगह जो है इनका तकरार चल रहा होता है और वो एक शख्स की रिहाई का मामला है। गवर्नेंस को ये भूल जाते हैं, अमन और अमान को ये भूल जाते हैं। इस वक्त साउदर्न खैबर पख्तूनख्वा में शाम के बाद तो स्टेट की और हुकूमत की रिट नहीं है, तो उस हवाले से भी इनको तवज्जो चाहिए। करप्शन जो है जब से ये हुकूमत में मौजूद है, ये आपस में सबूत लेके आते हैं कि जी फलां वजीर करप्ट है, एक कहता है वजीर आला करप्ट है, कभी गंदम का स्कैंडल आता है, मेडिकल के स्कैंडल आते हैं। अब रिसेंट जो बात है रमजान पैकेजेस की बात हो रही है, उनकी लिस्ट आ रहे हैं। तो देखें ये आसान है कि हम ये कह सके, इल्जामात लगा सके, लेकिन इनके तो बिल्कुल हर चीज वाज़े सामने आती है। न गवर्नेंस है, करप्शन हो रही है, सूबे में अमन और अमान खराब है, उसके हवाले से कोई तवज्जो नहीं है। और जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा था डिफेंस का, कौमी सलामती का, उसमें शिरकत नहीं की। क्यों नहीं की? अगर तो ग्रैंड अलायंस जरूरी है तो क्या उसमें शिरकत जरूरी नहीं थी? ठीक है एहसान भाई, सीएम केपी के कहते हैं कि जो केपी है वो बड़ा आगे जा रहा है। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, आप बैड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। असलम खोरी साहब, अभी बात हो रही है आपके मैंडेट की, और केपी के अंदर जो है वो आपका मैंडेट मौलाना साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि मेरा मैंडेट चुराया गया, तो मेन बेनिफिशरी तो तरीके इंसाफ ही है ना। फिर तो उस पर मामलात कैसे फिर आगे बढ़ेंगे कि आपका मैंडेट वापस होगा या JUFA अगर मिलती है तो अपना जो स्टांस है, जो मौक़िफ़ है, उसे पीछे हटेगी? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारा मैंडेट इस वक्त बलूचिस्तान में अपोजिशन लीडर जिंदवाई का है, वहां पर भी मेरा मैंडेट चुराया गया है, वहां पीपल्स पार्टी को चुरा के दिया गया है, सिंध में मेरा मैंडेट चुराया गया है। मैं आपको हल्के बता सकता हूँ, क्या मैं जीता हुआ हूँ फॉर्म 45 मेरे सिंध में कैकबाबाद का है, कश्मोर का है, कंदकोट है, अपना शिकारपुर है, तखर है, पन्नवाकल है, मैं हल्के दे सकता हूँ आपको सूबाई और कौमी असम्बली में जो पीपल्स पार्टी के हवाले किए गए। मकसद कुछ पंजाब की सीटें भी मैं आपको जम्मू पंजाब की दे सकता हूँ। मकसद किसी एक पार्टी का नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि इस तरह से मैनेज करके ये हुकूमतें बनाई गई हैं कि हर तीनों पार्टियों को जो अपने को बड़ी समझती हैं, उन तीनों को सूबे अलॉट कर दिए गए हैं। किसी को पंजाब दे दिया, किसी को KP के दे दिया, किसी को बलूचिस्तान दे दिया, किसी को सिंध दे दिया। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए, चाहे उसमें किसी की भी हुकूमत आए। हम ये नहीं कहते कि PTI को हटाओ और मुझे हुकूमत दे दो, नहीं, इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। अगर PTI जीती तो उसे जीतने दो, हमें तो कोई इससे तकलीफ नहीं है। और आप सहाफी हैं, आप इन मामला को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सहाफी को पता होता है किस हल्के में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और सहाफी को ये भी पता होता है कि यहाँ पोजीशन क्या है, और इसी तरह हर हारने और जीतने वाले कैंडिडेट को भी पता होता है मेरी इस हल्के में पोजीशन क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे दरमियान जो वाहद नुक्ता है
वो यही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात, और इस नुक्ते पे हम इकट्ठे होंगे। और ये इस किस्म की बातें जो फलां से हुकूमत लेके JUI को दे दी जाए या JUI को किसी और जगह दे दी जाए, हमें ना हुकूमत को चाहिए या नहीं चाहिए। हमें इलेक्शन भी उस सूरत में चाहिए जब ये गारंटी हो कि साफ और शफाफ इंतखाबात हैं, और जब ये गारंटी हो। तो आप ये कह रहे हैं कि कब्ल वक्त इंतखाबात जो होने चाहिए? बिल्कुल, उसके मैं समझता हूँ इंतखाबात के बगैर गुजारा ही नहीं है। हाँ। हुकूमत जो इस वक्त बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, मेरे बराबर भुट्टो साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे भाई हैं, 26 तरमीम में हमारे साथ बैठ कर हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और मुझे करीब से उनको देखने और सुनने का मौका मिला है। लेकिन वो आज कहते हैं कि जी कौमी सलामती कमेटी का दोबारा इजलास हो। हाँ। मैं उनसे अर्ज करूंगा, मेरे भाई आप जाए, बलूचिस्तान में बैठे, आपकी हुकूमत है, चाहे नाम की है, आपको नहीं मिली है, आपके गले में डाल दी गई है, तो आप 15-20 दिन जाए कोयटा में बैठे, जाके वहां के हालात देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। वहां की अच्छाई भी पीपल्स पार्टी के गले में, वहां की बुराई भी पीपल्स पार्टी के गले में, और पूरे मुल्क में उसके असरात आएंगे। तो मैं समझता हूँ आवाम के नुमाइंदे नहीं है, इनको जिन्होंने बिठाया है ये उन्हीं की खिदमत कर रहे हैं, जो उधर से हुक्म आता है उसको पूरा करते हैं, आवाम के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है शौकत साहब, ये शौकत साहब, सर बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि दोबारा इजलास बुलाया जाए कौमी सलामती कमेटी का और तहरीक इंसाफ को बनाने की कोशिश की जाएगी, और हुकूमत ये कहती है कि हमें सालसी कबूल है, अगर बिलावल साहब तहरीक इंसाफ के साथ बात करना चाहते हैं, उन्हें लेके आना चाहते हैं तो आ जाएं। देखिए ये वही बात है, जब पहली मीटिंग में बुलाया गया तो हमने कहा कि हमें टाइम दे के हम खान साहब से मुलाकात कर लें और अपनी मुशावरत करके उस मीटिंग में शामिल हो जाए ताकि अपना इनपुट दे सके। तो उस वक्त गवर्नमेंट का की रऊनत और तकब्बुर, उन्होंने कहा जी नहीं हो सकता, और नहीं किया। तो उसका नतीजे भी आपने देख लिया कि देखिए जब तक आपके साथ कौम खड़ी नहीं होगी ना, तो आप किसी चीज में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और ये इनको पता चल गया है। अब देखिए जिस तरह मेरे भाई ने कहा, बलूचिस्तान में तो कोई PTI की गवर्नमेंट नहीं है ना, बलूचिस्तान में तो इनकी अपनी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत भी इनके साथ है। अब ये वहां पे अगर इनके हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, और तो ये समझ जाए कि कौम इनके साथ नहीं खड़ी है, ये अदम एतमाद है इनके ऊपर। और दूसरी बात ये कि संजीदा हो जाए खुदा के लिए मुल्की मामलात को हल करने में। ये जो वफाकी वज़रा जिस अंदाज से बयानात देते हैं, तो नफरतों के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको। और मतलब ये कि जिस अंदाज से वो आके, हर कोई देखे, अगर मैं हुकूमत में हूँ तो मेरे पास हुकूमती ताकत है, मेरे पास मेरी पुलिस है, मेरी वो है, तो अगर मैं किसी को धमकी दूं तो वो मैं दे सकता हूँ। तो ये तो इस तरह की बात होगी ना, तो उसमें मेरा क्या क्रेडिट है? मेरा तो कोई क्रेडिट नहीं है ना। वो हुकूमत मुझे मिली है, पुलिस मेरे साथ है, मैं धमकी दे रहा हूँ। इस तरह वफाकी वज़रा आके जो धमकियां देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आके देखें, इससे मामला हल नहीं होंगे। जो हकीकत है, जो असलम साहब ने बताया कि हमें हकीकत को तस्लीम करके नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा, और जो हकीकी नुमाइंदे हैं अवाम का मैंडेट। लेकिन शौकत भाई फिर नए इलेक्शन जो है ना, आप बात तो पहले भी हो रही है, आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन नए इलेक्शन जो है वो कैसे होंगे? अभी तो काफी टाइम गुजर चुका है। टाइम गुजर चुका है, तो अब इलेक्शन का तो वैसे भी टाइम आने वाला है, तो अर्ली इलेक्शन हो जाए। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं मुल्क के हालात ठीक नहीं, तो हालात तो तभी ठीक होंगे जब इलेक्शन होंगे। जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं आते हुकूमतों में, ये जो सिस्टम बना के दिया गया है हाइब्रिड सिस्टम, ये नहीं चल सकता, ये फेल हो चुका है। और ये पहली बार नहीं है, ये तमाम हाइब्रिड सिस्टम फेल हो चुके हैं अब तक, जो लाए गए हैं, मुसल्लत किए गए हैं। अब मेरा ख्याल से अब इस मुल्क पे रहम किया जाए, और इसमें अवाम की जो बालादस्ती है, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है, जो जमहूरियत है, उस पर अब देखें ना, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत का नारा लाते रही, लेकिन आज वो जमहूरियत से कोसों दूर हो चुकी है। फिर मेरे भाई ने जो एहसान साहब ने जो बात की फाटा के हवाले से और गुड गवर्नेंस के हवाले से, देखिए ये जो दहशतगर्दी है खैबर पख्तूनख्वा में, ये तो सबको पता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। और इसमें अगर हुकूमत से कंट्रोल, सूबाई हुकूमत का काम नहीं है कि वो सब कंट्रोल कर सके, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं इसमें, और वफाकी हुकूमत सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, तो उसका भी कोई दिलचस्पी होनी चाहिए इसमें। वरना आपने देखा NP के दौर में तो पूरा स्वाद खाली हो गया था, मलकन डिवीजन आपको याद है, तो फिर तो इसका मतलब है कि फिर वो तो सबसे बड़ी नाकाम हुकूमत रही है। वजीरिस्तान पूरा खाली हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन नहीं आई है। ठीक है, हालात खराब है, मैं मानता हूँ, लेकिन सर मेन स्टेक होल्डर तो आप ही हैं ना, मेन स्टेक होल्डर तो आप ही हैं सर। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए इन्होंने कहा कि पुलिस को इक्विप नहीं किया गया, बिल्कुल पुलिस वेल इक्विप्ड है। बहुत सारे वाकयात रोके जाते हैं, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया जाता।
हाईलाइट सिर्फ वो वाकयात होते हैं जो हो जाते हैं। लेकिन हमारी पुलिस की कैपेबिलिटी है, बिल्कुल है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना पुलिस का काम नहीं है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर उनके वजीर खारजा को देखें कि एक बंदे को भेजा है उन्होंने, और खबरें ये आ रही है कि जी बर्फ पिघल गई है काबुल के साथ, वो काफी चीजों पे हमारे साथ एग्री कर रहे हैं, लेकिन तो वजीर खारजा क्यों नहीं जा रहा है? वजीर दाखिला क्यों विजिट नहीं कर रहा है बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का? हालात के क्यों जायजा नहीं लिए जा रहे? इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इससे मसाइल हल होंगे। आप बैठ के दूसरों के घरों पे पत्थर मारे और वहां से कहें कि जी ये नाकाम वो नाकाम, तो भाई साहब ये मुल्क आपने चलाना है या लेकिन इसका हल तो सियासी जमातें ही नहीं निकालना है ना, सब मिलके बैठेंगे तो तभी हल निकलेगा। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो वजीर दाखिला है वो बिल्कुल आए, सूबों के साथ बैठे, जो चीजें हैं उनसे बात करें। इसी तरह वजीर खारजा आए, काबुल जाए, दौरे करें। ठीक है शौकत साहब, ठीक है। हाँ, एहसानुल्लाह खान साहब, बड़ी अच्छी तजावीज़ आती हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे प्रोग्राम में, जब भी बैठते हैं तो बड़ी अच्छी कि ये कर ली जाए, ये कर ली जाए, लेकिन जब कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास होता है जहाँ पे तजावीज़ देनी चाहिए वहाँ नहीं जाते। देखिए, ये इस तजाद से तो पीटीआई को निकलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा निज़ाम जो है वो इसलिए मफलूज हो कि एक शाम को इनकी मुलाकात ना हो अपने लीडर से और आगे कोई सियासी जमात काम ही ना करे। ये जो इन्होंने ख़ुद एक तासुर बनाया है, ये एक कल्ट मेंटालिटी का है, सियासी जमात का नहीं है। असलम साहब ने कहा कि हमारे इदारे होते हैं और वो फैसला करते हैं, शख्सियात नहीं करती। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी में भी यही होता है। बेहतर ये होता कि अगर ये लोग उनकी पॉलिटिकल कमेटी है वो आपस में मशवरा कर लेते और इसमें शिरकत कर लेते तो ये अच्छी बात होती। हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा जाके करेंगे। एक बात जो शौकत साहब ने की ये बड़ी अच्छी है कि इन्होंने भी रियलाइज किया कि हाइब्रिड सिस्टम कोई भी हो ये कामयाब नहीं हो सकता। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। असलम गौरी साहब, हम बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की रोकथाम जो है वो कैसे हो सकती है, और जो कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास था, मौलाना साहब भी उसमें उस इजलास में शरीक थे और उसमें फ़ैसला हुआ कि दहशतगर्दी खात्मे के लिए जो है हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, जो भी कदम उठाना पड़ा वो उससे गुरेज नहीं किया जाएगा। केपी की सूरत हाल आपके सामने है, आपका स्टेक केपी के अंदर भी है, पूरे मुल्क में ही है आपका स्टेक, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा जो है आपके वोटर जो हैं वो केपी के अंदर भी हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, सिंध के अंदर भी हैं। तो जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है गौरी साहब और जो केपी की सूरत हाल है उस पर कैसे कंट्रोल हो सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, इलेक्शन से चंद दिन पहले मौलाना फजलमान साहब तशरीफ ले गए थे अफगानिस्तान में, और गो के दावत अफगान हुकूमत की थी उनको, और लेकिन उन्हें जाने से कबल उस वक्त की हुकूमत को एतमाद में लिया, उस वक्त के पाकिस्तान के स्पोर्ट इदारों को एतमाद में लिया, बाकायदा ब्रीफिंग हुई और ब्रीफिंग लेके वजारत खारजा से वो चले गए। और फिर जो इन्होंने उनसे जुम्मे लगाया था या उनसे कहा था, जो बात उनसे की थी, वो सब की सब एज इट इज उन्होंने वहां से मनवा ली। मनवाने के बाद वापस आके उनके हवाले किया कि ये जो काम आपने हमें कहा था हमने कर दिया है, अब आगे आपने इसको बढ़ाना है। तो हुकूमत तो इनकी थी ना, हुकूमत ने आगे बढ़ाना था। अब इसके बाद ये खामोश हो गए, ये सो गए। यही बात मौलाना साहब ने हमेशा उठाई है बात को कि देखें, आप अगर इंडिया से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप दूसरे मुल्कों से होते हैं, तो अफगानिस्तान को से भी मुज़ाकरात करने में जैसे एहसान साहब फरमा रहे हैं, और वहाँ एक हुकूमत है, आप उनको हुकूमत समझ के उनके साथ मुज़ाकरात करें। मैं नहीं समझता ये मसाइल हल नहीं हो सकते, ये मसाइल हल हो जाएंगे, ये इतने मुश्किल मसाइल नहीं है। अगर उन्होंने आप पर कभी गिला नहीं किया, बहुत से मसाइल में टीवी पे नहीं कहना चाहता, हमने उनके साथ भी बहुत दोस्तियां भी निभाई हैं और उनके साथ ज्यादतियां भी की हैं, कभी उन्होंने हमसे गिला नहीं किया, तो हम क्यों उनसे गिला कर रहे हैं? हम उनके साथ बैठ के मामला क्यों तय नहीं कर रहे? हमने तो अपने अड्डे दिए, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट होती थी, यहाँ से ड्रोन उड़ के जाते हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा कि आपको गिला नहीं दिया। तो लेकिन गौरी साहब जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आती है तो वहीं से लोग आते हैं ना, आपका बॉर्डर क्रॉस करते हैं, केपी के अंदर आते हैं, जत्थों की बात की एहसान साहब ने, आते हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। देखिए, बलूचिस्तान और यहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल और है, वहाँ बलूच एरिया में वहाँ सारा के सारा मामला और है, और आज से नहीं है,
ये मुझे याद है कि 73 में भुट्टो साहब ने जब वहाँ मुफ्ती साहब को भेजा था, उस वक्त ख्याल इसी तरह चल रही है, शायद उससे कबल भी ऐसा ही होगा। हमारे होश में तो वो हमें याद है कि उस वक्त से ऑपरेशन चल रहा है। उस वक्त की जो कौमी हुकूमतें थी उनकी नेप PTI की हुकूमत इसको बरतरफ किया गया था और उस वक्त से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बात ये भी है, बात वहाँ हकूक जाएंगे, दूसरे मामला आते हैं। आज छोड़े सबको, उनको छोड़े जिन्होंने बंदूक उठाई है। हम उनकी फेवर में नहीं है जो बंदूक उठा के रियासत के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं सियासतदान, आप जो सियासी पार्टियां हैं, KPK की जो सियासी पार्टियां हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे बिठाए। जो बलूचिस्तान की सियासी पार्टियां हैं उनको तो आपने असेंबली से बाहर कर दिया। आप ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका और अवाम के दरमियान में फासले हैं, और वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए हमारे अदारों को, हमारी फोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी हुकूमत कायम दायम रहे। और साहब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना होगा ना, इत्तेफाकी राय के साथ फैसला करना पड़ेगा। शौकत साहब, इत्तेफाकी राय की बात हो रही है। सर, दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो इसलिए कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास बुलाया गया था कि तमाम सियासी जमातें एक जगह बैठें और फैसला करें, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं आई। अब इसका हल क्या है? KP के अंदर की सूरत हाल भी ख़राब है, बलूचिस्तान के अंदर भी सूरत हाल ख़राब है। तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आप कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए कोई लाएमल तो होना चाहिए जनरल। देखिए, दो चीजें हैं ना। एक तो लाएमल तो डेफिनेटली सुबह अपना लाएमल भी बना रहा है। उसने अभी रिसेंटली कोई 5-6 अरब रुपए मजीद पुलिस को भी दे दिए हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसमें वफाकी हुकूमत का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में सूबा कुछ भी नहीं कर सकता। सूबा सिर्फ अंदरूनी तौर पे अपने लिए जो भी कर सकता है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो उसमें वफाकी हुकूमत का होना बहुत लाजमी है। और चूंकि हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि जैसे ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि PTI का मुतालबा जायज नहीं था, जो उन्होंने पहले उसमें शिरकत थी, कि मैं वाहिद बंदा था, मैंने कहा कि शिरकत होनी चाहिए हमारी, ठीक बात है, हम शिरकत करें। लेकिन इसमें क्या का बात है कि इमरान खान से 1 घंटे की मुलाकात की इजाजत दे दी जाए। तो आप इससे भी अंदाजा करें कि हुकूमत कितनी गैर संजीदा थी। उन्होंने कहा जी इमरान खान से मुलाकात की जरूरत नहीं है। तो आप अंदाजा करें कि अगर हुकूमतें जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ करने के उनके पास पावर होता है। तो अगर अपोजिशन जमात जो सबसे बड़ी जमात है वो मुतालबा कर रही है कि जी हमें अपने लीडर से मुलाकात की इजाजत दी जाए, तो गवर्नमेंट संजीदा होती तो मुलाकात की 1 घंटा लगता, कितनी देर लगती, ठीक है, और आके उसमें मुलाकात हो भी जाती, अब मुश्तरका कोई लाएमल भी सामने आ जाता। तो एक तो ये कि खुदा के लिए हुकूमत जो है ये अपने वज़रा को कंट्रोल करे, ये नफरतें ना फैलाए। मुल्क में ऑलरेडी इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हुई है कि अब आके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जाती है कि 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 मिनट इमरान खान के खिलाफ बात होती है। तो क्या फायदा क्या है? आप कोई अच्छी बात करें, लोगों को, कौम को इकट्ठा करने की बात करें, कोई लेकिन शौकत साहब, अगर हम देखते हैं इकट्ठा करने की बात आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर भी तो कोई लोग एक पेज पे नहीं है ना। आप KP की सूरत हाल देखें, वहाँ पे पड़ता है जाहिद भाई। देखें, PTI के 10 धड़े भी बन जाए ना, हाँ, तो तब भी बात वही होगी जो इमरान खान कहता है। और ये इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है PTI में कि कोई, क्योंकि हर एक को पता है कि वो काउंसलरी की सीट भी नहीं जीत सकता अगर इमरान खान की सपोर्ट ना हो। हाँ। तो इसलिए ये फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए ये कहते हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात हो जाए तो वो मसला ही खत्म हो जाता है ना। तो अब इतनी बड़ी पार्टी को आप इग्नोर करेंगे, और आप समझते हैं कि सारा यूथ इस वक्त, अगर सारा नहीं है तो 70% यूथ इमरान खान के साथ खड़ा है, वो उनको मानता है, और आप आगे कहते हैं कि जी नहीं वो तो उनको तो सजा हुई, उनसे हम मुशावरत नहीं करते। तो एक तरफ मुल्क का मसला है, दूसरा आप अपने अना को ले फिरते हैं कि हम तो हुकूमत में, हम क्यों उससे बात करें। तो ये अना को एक तरफ रख के, मुल्क के मसाइल हैं, इसको हल करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। आपने अपने मुल्क का मसला हल करना है तो पार्टी के सबसे बड़े लीडर को आपने बाहर करके उससे बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। एहसान साहब, आप निशानदेही कर रहे थे KP के अंदर, स्पेशली जो आपने गवर्नर्स की बात की, और जो हमने CM KP के साथ लास्ट वीक इफ्तार किया, तो उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट जो है वो हमें जो है वो दी कि बड़ी अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, खसारे में नहीं है सूबा, और सब कुछ ठीक है। देखिए, खसारे में सूबा अगर इनके इस बजट में नहीं है तो सूबा कम से कम 900 अरब रुपए का मकरूज तो ज़रूर हुआ है इस सारे अरसे में, जब से PTI हुकूमत में आई है।
तो ये भी ये बता सकते हैं। और करप्शन की बात मैंने पहले भी की कि हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपस में ही एक दूसरे को कह रहे होते हैं और साबित भी कर रहे होते हैं। अभी भी अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल है कोई असिस्टेंट या एडिशनल, उनको इसलिए निकाला है कि वो आतिफ खान के खिलाफ केस में अच्छी तरह पेश नहीं हुए। तो करप्शन का मसला है, लेकिन मैं ज़्यादा ज़रूरी ये समझता हूँ कि गवर्नेंस ज़रूरी है। जो इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला ज़रूर है, लेकिन वो लकी मरवत के अंदर है क्या? हाँ। क्या वो करक के अंदर है? उसको भी तो देखना इनका काम है ना। तो मसला ये कि बनू में जो परसों वाक़या हुआ है, जो एक निहत्ते नौजवान को मोटरसाइकिल पर वो शहीद किया गया है, क्या सूबाई हुकूमत ने उस पर कोई बात की है? क्या वजारत दिफा को कोई ख़त लिखा है कि ये वाक़या सूबे में क्यों हुआ है? जो जत्थे आते हैं उन्हें कंट्रोल जो है, जो जत्थे जो आते हैं, देखें ये इसलिए नहीं कर सकते मेरे पीटीआई के दोस्त, क्योंकि इनको ख़तरा है। इनको बाकायदा इस इजलास में शिरकत से पहले धमकी मिली कि अगर आप लोग भी शिरकत करेंगे तो आपके साथ वही मामला होगा जो एएनपी के साथ होता रहा है, जो जेयूआई के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी को एएनपी की तरह खत्म नहीं करवा सकते कि इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन ये इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, ये इस मुल्क के अमन के लिए खड़ा होना है। एक शिद्दत पसंद फिक्र के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मुझे मारा जा रहा है तो मैं खड़ा हूं, खड़ा हूंगा, उसको मारा जा रहा है तो मैं खड़ा नहीं हूंगा, ऐसा नहीं होता। कल हम पर ये तकलीफ गुजरी है, 1300 वर्कर हमारे पार्टी के शहीद हुए हैं। आज हमें तकलीफ है जब जेयूआई के दोस्त जो हैं वो हदफ बने हैं। लेकिन हमें असलम साहब ने कहा कि एक फतवा दिया कि रियासत के खिलाफ जो बंदूक उठाए तो वो दहशतगर्दी है। काश ये फतवा मुकम्मल होता और कहता है कि कोई भी बंदूक उठाए रियासत के अंदर वो दहशतगर्दी है, कोई भी उठाए, चाहे उसको प्रॉक्सी सपोर्ट करे, सरकार सपोर्ट करे, एजेंसियां सपोर्ट करे, जत्तों का काम नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने एक जमाने में सुना होगा, एक साहब थे मेजर मस्तगुल, चरार शरीफ में उनका बड़ा नाम सुन रहा था, कश्मीर आपने भिजवाया उसको, फिर आपने उसके सर पे इनाम रखा। लेकिन और आज भी, लेकिन ये सारी सूरत-ए-हाल इस पॉलिसियां, इहसान भाई, एक सूरत जो ना, इस पे वे फॉरवर्ड क्या है? क्या वे फॉरवर्ड ये है, वे फॉरवर्ड ये है जावेद साहब, हमें जी हमें इस फिक्र से निकलना होगा, शिद्दत पसंदी से, और हमें ये फैसला करना होगा कि हम आइंदा किसी किस्म के प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के साथ बामानी मुज़ाकरात किए जाए ताकि इससे हम आगे बढ़ सकें। एक सेकंड के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो सूबे के हवाले से मेरे भाई ने कहा ना कि 950 अरब का कर्जा, तो मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जब से पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो कर्जा है वो 7.5 अरब रुपए है, 750 अरब है, और हमारा इस वक्त जो वफाक के जिम्मे 200 अरब रुपए, 2000 अरब रुपए हमारा कर्जा है नेट हाइडल प्रॉफिट का वफाक के ऊपर। तो अगर इस मुश्किल हालात में अगर हमें 2000 नहीं मिलते हैं ना, 1500 भी मिल जाए तो 750 अरब बिल्कुल पॉइंट आ गया। सर शौकत साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सर असलम गौरी साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। एहसान भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आपका प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।